बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये भी कहा गया आज के हुक्मनामे में कि ये फैसला आइन और कानून के मुनाफी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक और तारीख दोबारा रकम की, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इलेक्शन की तारीख का तयन भी कर दिया, बल्कि जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है उसके अंदर भी अपना जो ताकत है उसको आजमाया और बता दिया कि इलेक्शन स्केड्यूल किस तरह से आएगा और किस दिन इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, यानी पोलिंग किस दिन होगी। 14 मई का दिन पंजाब के सूबाई इंतखाबात के लिए, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए मुख्तस किया गया है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, इस पर जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्हें अपनी यकीनी जीत नज़र आ रही है, वहीं हुकूमत सरापा एहतजाज है। और हुकूमत का अब यह भी कहना है कि उन्हें पता था कि सब कुछ हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने लंदन से आज अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो बातें की वो आपने मोन्टाज के अंदर देखी। आज बुलंदोबांग दावे भी किए गए, बड़ी जोशीली तकारीर भी की गई और कुछ बहुत ही मीनिंगफुल और इंस्ट्रक्टिव ट्वीट्स भी की गई, ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा के तरफ से, जो कि इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और अपनी पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने भी अपना जो बेंट ऑफ माइंड है वो दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हुकूमत या ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस अदालती फैसले को कैसे ट्रीट करेगी। उनका मौक़िफ़ तो अपनी जमात के हवाले से था। आज वफाकी काबीना के इजलास के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हुए इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया है कि ये फैसला किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को मुआवनत दी गई, यानी इरफान कादिर साहब जो कि हुकूमत में हुकूमत का हिस्सा है, मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। और आज वो मुतअद्दिद जगहों पर, अभी कुछ देर पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के शो पर ही अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी सूरत भी ना ये बाइंडिंग है, ना काबिल अमल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है और किसी सूरत भी पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। अगर ये इंतखाबात नहीं होते और वो टाइम क्लॉक जो कि सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर उस पर अमल नहीं होता तो नताइज क्या होंगे। यानी 11 अप्रैल का दिन वो इंस्ट्रक्टिव दिन है, वो डेफिनेटिव दिन है जिस दिन वफाक ने, यानी वफाकी जो वजारत है खजाना की, उसने फंड्स जारी करने हैं 21 अरब रुपए के पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात के लिए। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को अगर ये फंड्स मुकम्मल तौर पर नहीं मिलते या इसका कुछ हिस्सा भी नहीं मिलता तो इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तो तलब कर लिया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बता रहे हैं और वो ये बताते हैं कि ये इंतखाब शायद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो क्या हम एक और डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, एक और वज़ीर आज़म की? ये कहना आसान है लेकिन करना शायद मुश्किल, क्योंकि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई अदालती हुक्म ना मानने पर टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जैसी फॉल्ट लाइंस नहीं मौजूद थी। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनको बहुत PMLN खास तौर पर सेलिब्रेट करती थी, उनकी जुडिशल एक्टिविज्म की कहानी और कसीदे पढ़े जाते थे, टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी जजेस की तस्वीर चलाई जाती थी, उन्हें सेवियर ऑफ नेशन बताया जाता था। आज उस जुडिशल एक्टिविज्म की जब टेबल्स टर्न हुए तो आज मुस्लिम लीग नून उसकी इफेक्टी समझती है खुद को। लेकिन आज अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की जाती हैं तो क्या उसकी इम्प्लीकेशन उतनी आसान होगी, वो उतना ही आसान होगा जिस तरह 2012 के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए था? ये अपने अंदर एक सवाल है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक ख़ास तौर पर जो हम बात की, उन्होंने कहा, जब एक जर्नलिस्ट अजमल जामी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस फैसले के हवाले से अगर इस पर अमल दरामद नहीं होती तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तो हो जाए, पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती है, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुज़दिलों को देखने की आदत हो गई है। मरीम नवाज शरीफ साहबा का ये मौक़िफ़, वफाकी काबीना का अपना मौक़िफ़ कि हम इस फैसले को नहीं मानते, इरफान कादिर साहब का
क्लियर कट बयान कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। ये क्या निशानदही कर रहा है? मुल्क एक बहरान के अंदर है। आज जहां शरह सूद में 1% इजाफा हुआ, वहां डॉलर ने भी आज एक ऊंची उड़ान भरी है। मुल्क की मईशत को अभी भी बहुत बड़े मसाइल हैं और हम एक कयास के अंदर ना सिर्फ हैं बल्कि एडवांस कर रहे हैं। साद रफीक साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, अपनी क़यादत के बहुत करीब हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन हैं, आज वो क्या फरमा रहे थे पार्लियामान के अंदर, सुनिएगा। ये किस तरह का इंसाफ है? ये आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ नए नए खेल खेले जा रहे हैं, यहाँ एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। ये सिलसिला हमें कबूल नहीं और हम इसमें खामोश नहीं रहे। केपी में भी वैसे इलेक्शन की जल्दी नहीं है जैसे पंजाब में जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरीके से ये वापस आ जाए, ये बहरूपिया किसी तरीके से वापस आ जाए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब कमर जमान कारा साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। कारा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदिल शाहजेब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम में, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कानूनी मामलात पे हम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कारा साहब मैं आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आप इसे तारीख कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उस काबीना का आप भी हिस्सा थे जिसमें बदकिस्मती से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सज़ा मिली अदालती हुक्म ना मानने पर। आज फिर एक अदालती हुक्म है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि काबिल अमल नहीं है, काबीना इसे मुस्तरद कर चुकी है, आप काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन कानूनी जवाब तो ढूंढा नहीं जा सकता कि कैसे मुस्तरद करेंगे। पार्लियामान के अंदर आप करारदाद पास कर लीजिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सवाल ये है, अगर आप ये नहीं करते और फंड्स भी जारी नहीं करता वफाक, और अभी मैंने जो मौक़िफ़ बयान किया वो इरफान कादिर साहब का है, वो आपके कॉलीग भी हैं, वो कहते हैं जी किसी सूरत इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि काबिल अमल नहीं है। तो क्या आप ब्रेस कर रहे हैं खुद को, अपनी इस हुकूमत को, कि आप दोबारा एक वज़ीर आज़म को कुर्बान कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मुनीब, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ को इस तरह देखना चाहिए। अर्ज ये है कि कोर्ट के अंदर केस था और कोर्ट में हुकूमत की तरफ से जिन महकमों को बुलाया गया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करनी है इस सारे अमल में जी, वो हमारी दिफाई इदारे हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री है। उसमें एक और इदारा भी था, खुद चीफ जस्टिस साहब का अपना अदलिया जी, अदलिया से भी उन्होंने रिटर्निंग अफसर मांगे थे और अदलिया ने भी माजरत कर ली थी। वैसे जी, उनको तो सुओ मोटो में नहीं बुलाया गया, लेकिन बाकी इदारों को तो बुला लिया गया। अब सवाल ये है कि सूबाई हुकूमतों ने और मरकजी हुकूमत के इदारों ने उनको सपोर्ट फराहम करनी है, उनकी इन राइटिंग रिपोर्ट गई हुई हैं। अब जो कुछ दिफाई इदारों की तरफ से वजारत दिफा ने लिख के दी है रिपोर्ट, ना वो ओपन कोर्ट में डिस्कस हुई। हालांकि उस दिन अदालत में जज साहबान ने कहा कि आप हमें सील्ड रिपोर्ट दें, मैं था वहाँ, उन्होंने कहा सील्ड रिपोर्ट दे दें, हम देखेंगे। उनसे दरख्वास्त की गई कि इन कैमरा उनसे ब्रीफिंग दे लें, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम देखेंगे और फिर हम ये करेंगे कि उस रिपोर्ट को रिवील किए बगैर अगर उसमें कोई हसास इंफॉर्मेशन हुई तो हम आपसे कुछ सवाल कर लेंगे ओपन कोर्ट में और उन सवालों से हम चीजें अखज़ कर लेंगे। लेकिन जब बाद में वो सारा केस यूं कर दिया कि उसी दिन उन्होंने फैसला महफूज करते हुए जो रिपोर्ट अगले दिन ले ली थी जी जी, उसके ना तो सवाल खड़े किए ना कुछ हुआ, तो यूं लगता है जैसे कोई उस रिपोर्ट की कोई अहमियत समझी नहीं अदालत ने। ठीक है, तो ये था कि ओपन कोर्ट फैसला तो आ गया ना सर, बट सर फैसला तो आ गया, आप अमल दरामद नहीं करेंगे उस पे? मैं बताता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि इस फैसले के ऊपर इसके काबिल अमल ना होने की जो वजूहात हम कह रहे हैं जी, वो ये है कि एक फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया है जी, और इससे पहले एक फैसला 3 रुकनी बेंच का और भी है, 4 रुकनी बेंच का 4-3 वाला फैसला भी मौजूद है जी, बिल्कुल है। 4 जजेस के बारे में भी एक जजमेंट मौजूद है और 3 रुकनी बेंच का फैसला जिसको 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जी, उसको डिस्कस करते हुए डिस्कार्ड करता है जी, और इस बेंच के बाद 6 रुकनी बेंच अचानक बढ़ा के और 5 मिनट की हियरिंग के बाद उस फैसले को सेट असाइड करता है जी। अगर काजी फाइज ईसा वाला फैसला नॉन इशू था जो कि एक सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया और फिर अपनी जजमेंट में भी उसको डिस्कस किया, तो फिर उसके बाद उसके लिए 6 रुकनी बेंच बना के क्या जरूरत पड़ गई थी, क्यों उसको इतना किया? तो फिर हमें ये भी देखना होगा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी फैसले को मानेंगे
इस 3 रुकनी फैसले को मानेंगे या 4-3 की तरफ चलेंगे। बट कारी साहब, मेरा कथा कलामी सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सर सवाल पूछ लेते, अगर सवाल पूछ रह जाए, जी एक बात रह जाए, जी सिर्फ इतना कि ये मेरी राय है, इसके ऊपर एक डिबेट खुली है, अभी आज फैसला आया है, देखेंगे कि इसमें रास्त फैसला क्या है। बट कारी साहब जी, हमने एक कानून दिया है और उसकी अपील भी होगी। ये सो मोटो केस है, इसकी अपील ठीक है। कारी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मेरी अर्ज सुन लेते हैं। गुजारिश ये है कि वो कानून आपने बेशक लेजिस्लेट कर लिया, उसको असेंट अभी तक नहीं मिली, वो नाफिजुल अमल अभी तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर जो जितनी कंट्रोवर्सी थी, मुझे भी उसका इदराक है, मैंने भी उस पर बहसियत एक आम पाकिस्तानी और एक तालिब इल्म के सवाल उठाए हैं। बट सवाल ये है कि उनको तो अदालत ने आज पैरा 9 और पैरा 10 में डिसरिगार्ड जैसे भी कर दिया कि भाई वो 4-3 भी नहीं थी, और जो काजी फायज ईसा साहब वाला मामला था उसका भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, वो तो अदालत ने आज बता दिया। मैं और आप उस पर एतराज कर सकते हैं। सवाल यह है कि अदालत ने सिर्फ फैसला कर दिया है, अब आपके पास क्लॉक टिक कर रही है, यानी कि क्लॉक काम कर रहा है। 11 तारीख को वफाक ने फंड देना है। आप जब कहते हैं कि नहीं हमने काबिल अमल नहीं है, तो क्या इसका मतलब यही समझा जाए कि आपने वो फंड इलेक्शन कमीशन को नहीं देना, और यही बात काबीना में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एक डिस्कशन शुरू हुई है, आज फैसला आया है, अगले 1-2 रोज में इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करके इसको रिफाइंड शेप में देखा जाएगा। मैं तो अभी आपको अपने ख्यालात का इज़हार करूं, लेकिन मुनीब एक बात बड़ी सिंपल है जी, वो फैसला जो आज आया है 3 रुकनी बेंच का, ये भी 3 रुकनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है। जो काजी फायज ईसा साहब का फैसला है वो भी 3 रुकनी बेंच है। उन्होंने चीफ जस्टिस के बेंच को कहा कि आप इसको रोक दीजिए जी, वो कहते हैं वो फैसला दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये फैसला दुरुस्त है। अब 3 ही रुकनी बेंच का फैसला है, इधर भी 3 रुकनी बेंच का फैसला है, और 4 जजेस कहते हैं कि हमने तो 4-3 से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर यह सारा कजिया खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो फरमा रहे हैं, सर, आप कह रहे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर काबिल अमल होने की बात क्यों की गई है काबीना में? सर छोटे मैं बताता हूँ, उसमें ना एक छोटा सा इशू है जी। इशू ये है कि अब गवर्नमेंट को या हम सब ये तो देखना होगा ना कि हमारे लिए सारे फैसले मोहतरम है जी। इस अदालत का 3 रुकनी बेंच का फैसला भी है, दूसरे फैसले भी है। उन फैसलों को अगर एक अदालत कह रही है 3 रुकनी की ये फैसला काबिल अमल नहीं है या ये वो फैसले नहीं है, उन्होंने कहा था ये काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? यकीनन वो रास्ता हुकूमत को इस तरह अडॉप्ट नहीं करना, बल्कि उसका लीगल वे देखना होगा। और हम अदालत की तरफ गए हैं, हमने अदालत से आज भी गुजारिश की है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना लिया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग कर ली जाए। ठीक है, या अगर हम रिव्यू में नहीं, अगर हम जा सकते हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक तो असेंट नहीं उसको हुआ, लेकिन असेंट हो जाएगा, नहीं भी होगा तो वो जॉइंट सिटिंग से पास हो जाएगा। उसके बहुत सारे मराहिल हैं, ठीक है, लेकिन अगले 10-15 दिन के अंदर अगर वो हो जाता है तो हम एक लीगल व्यू लेंगे। लेकिन इसके ऊपर आइंदा दिनों में आपके यहाँ भी डिबेट है, लीगल फर्टर्निटी के यहाँ भी डिबेट है, बारों में भी डिबेट है कि ये फैसले अगर इस तरह हुए हैं तो जज साहबान को भी देखना होगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, अगर अदालत का ये हाल हो गया कि एक 3 रुकनी बेंच दूसरे 3 रुकनी बेंच को और दूसरा 4 रुकनी बेंच, इन 6 रुकनी बेंच को हम एक तरह एक दूसरे को अगर सेटिस्फाइड साहब, मगर मैं गुजारिश ये है कि जो आपका इस्तदलाल है उसकी बहुत एहतराम है मेरी नज़र में, बट सवाल सिर्फ मेरा जो कमेंट रादर मैं कहूँगा कि सर शायद इस डिबेट की जो कि मीडिया पर होगी या जो आप ऐवान में करेंगे, आज का फैसला बसद एहतराम आपको उसकी गुंजाइश देता नहीं है, क्योंकि एक टाइम स्केल तो उन्होंने बता दिया है कि आपने किस तारीख को क्या करना है। आप डिबेट करते रहेंगे तो फैसले पर अमल कैसा होगा? क्या आप ये फरमा रहे हैं कि आप फैसले पर अमल भी करेंगे और डिबेट भी करेंगे? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत को ये बताएगा जी कि हमें पैसे चाहिए। वो 11 तारीख को लिखा हुआ है सर, आपने देने हैं। देखिए जी, 11 तारीख को सारे पैसे नहीं दे देने जी, 11 तारीख को कुछ देने हैं, जो उनको जो जरूरी पैसा होगा वो उनको दे देंगे। अगले 2 महीने में पैसे चाहिए ना, ये तो नहीं अदालत ने कह दिया कि कल की तारीख में सारे पैसे। सर 14 मई को पोलिंग, सर 14 मई को पोलिंग डे है, आज हम इलेक्शन, आप तो माशाल्लाह खुद जानते हैं। नहीं मुनीब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अदालत ने भी ये कहा है, अदालत के फैसले में भी ये लिखा है कि अदालत इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को बताए कि उनको कब पैसे चाहिए। अगर वो स्टैगर होकर दे सकते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, तो यस। इसी तरह हमें वजारत दिफा बताएगी कि उनके पास कितनी फोर्स अवेलेबल है, कब वो दे सकते हैं।
उसके मुताबिक ही हमने तो अमल कर रहे हैं, हमको इनकार तो नहीं कर रहे। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपका मौकफ आ गया क्योंकि ये मौकफ बड़ा आम था। आपने कहा कि हम मजीद बात भी करना चाहते हैं। अब मैं जरा मंसूर अली खान साहब, जो आप उनकी से कायरा साहब की, अब एक वो मौकफ है जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है, उन्होंने कहा डट जाए, मियां नवाज शरीफ साहब का है जी डट जाए और देखी जाएगी, और वो फरमा रही हैं अपनी ट्वीट में कि हम ये भी भुगत लेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी भुगत लेंगे। कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रुकन है, उनकी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि ठीक है जी हम डिबेट भी करेंगे लेकिन हमने पैसे पूरे तो नहीं देने 11 तारीख को जो इनिशियली चाहिए होंगे हम दे भी देंगे। जो PMLN की साइड है वो तो ये सेंस हमें नहीं देती। क्या अब आपको भी ये डिफरेंस लग रहा है इत्तेहादियों में? क्योंकि एक पोजीशन वो है जो मुस्लिम लीग नून अली विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी रिजिड, और दूसरी मौका वो है जो कायरा साहब का है विच इज़ स्लाइटली फ्लेक्सिबल कि भाई ठीक है हम डिबेट भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, और हमने तो नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यहाँ पे बैटलिंग ग्राउंड जो है वो किस जमात का है। जाहिर बात है, बात स्टेक्स की पंजाब के अंदर हो रही है, और पंजाब के अंदर सबसे बड़ा स्टेक अगर इस मामले में आता है विक्टिम पार्टीज के हवाले से तो वो तो मुस्लिम लीग नवाज का आता है। पंजाब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो पोजीशन नहीं हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि जाहिर बात है मैं कानूनदान नहीं हूँ, आप और शेख साहब जो है वो कानूनदान है, लेकिन मैं इस पूरे सिनेरियो को अगर उठा के देखूं, एक तो मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया कोई नहीं था, हम सब जानते हैं इस बात को। दो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नाउ दे हैव गॉट समथिंग जिसको जलसों में जाके वो बार बार रिपीट कर सकते हैं कि देखिए जी हमारे साथ ज्यादती हुई। चलें 1 मिनट के लिए इसको जरा आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और जनाब बेंच जो है वो हमारी मर्जी का नहीं बन रहा, बेंच बड़ा गलत बना है जी, बिल्कुल ठीक है, आपको इलेक्शन पे भी 90 रोज में कराने हैं। और जनाब चीफ जस्टिस ने जो है ये 4-3 का फैसला था, इसको 3-2 का किस तरह कर दिया जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन फिर भी आपने 90 रोज के अंदर करवाने हैं। अच्छा जी, ये 5 रुपये बेंच बना, उसमें से 2 जजेस छोड़ के चले गए जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन फिर भी आपने 90 रोज के अंदर करवाने हैं। और जनाब ये फैसला जो है ये बिल्कुल, इसमें हमारी सिफारिशात को माना नहीं किया, हम बोलना चाह रहे थे, बेंच के सामने बात करना चाह रहे थे जी, नहीं बोलने दिया जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन पे भी 90 रोज के अंदर आपने कराने हैं। अच्छा जी, उसके बाद वहां पे अटॉर्नी जनरल ने कहा फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट की इस्तदा बार बार की गई, नहीं माना गया जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन आपने फिर भी 90 रोज के अंदर करवाने हैं, बिल्कुल ठीक है। ये देखे जी, हमने कहा जी पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं दे सकते जी, पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन आपने 90 रोज में कराने हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपने रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन आपने 90 रोज में ही करवाने हैं। आइन और कानून आपको कहता है जब आपने इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराने हैं। उसके बाद ये पूरी डिबेट जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स के अलावा मेरी नजर में इसको कुछ नहीं है। यू कैन कीप कर्सिंग द चीफ जस्टिस, यू कैन कीप कर्सिंग ऑल द जजेस, द जजमेंट, एवरीथिंग, पूरे प्रोसीजर को आप तहस नहस करके रख दीजिए। तो कानून साजी आपने कौमी असेंबली से की, वो भी इसी मकसद के लिए थी कि किसी तरह आपके लीडर को या आपको कोई लिवरेज मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे इलेक्शन आपने 90 रोज के अंदर ही कराने हैं, फुल स्टॉप। ये बात आपकी अपनी जगह बड़ी दुरुस्त है कि यही मौकफ रहा सारा दिन कि आप जो मर्जी कर लीजिए, आप बेशक फैसला बुरा है आप उसे मुस्तरद अलबात दीजिए, लेकिन आप काबीना के अंदर बैठ के उस फैसले के बारे में कोई अपना फैसला नहीं कर सकते। आप मौकफ दे सकते हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है, लेकिन आप पर लाजिम है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, बिकॉज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर है। शोएब शाहीन साहब, ये जो मौकफ है कि ठीक है हुकूमत ने कहा मुस्तरद कर दें, काबीना ने कहा मुस्तरद कर दें, लेकिन जो घड़ी है वो तो चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने वो सेट भी कर दिया है। अगर 21 अरब की बात हुई है तो चले 21 अरब में से कुछ पार्शियल फंड्स दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर ना दिए गए इलेक्शन कमीशन को तो क्या उसी दिन से वायलेशन तस्वुर की जाएगी कि हुकूमत ने, वफाक ने वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की शुरू कर दी है? देखिए मुनीब साहब, पहली बात तो यह है कि कैबिनेट का ये कह देना कि हमने मुस्तरद कर दिया है या कैबिनेट उनको कहती है कि हम नहीं मानते, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला उनके बकौल राइट और रॉन्ग एक फैसला आ चुका है, उस फैसले के ऊपर ये एपेलेट अथॉरिटी नहीं है कैबिनेट वो कहे जी हम पैसे नहीं देते। बिल्कुल। और कौन ब्यूरोक्रेट होगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट करेगा? अब तो असल में सुप्रीम कोर्ट ने पिछला 1 मार्च का फैसला देख लिया और कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और पीडीएम का जो तरीका वारदात था वो भी देख लिया। उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर आप देखें कासिम सूरी वाली रूलिंग के खिलाफ जब फैसला दिया था उसमें भी टाइम, वक्त,
सारा कुछ वो लिख के दिया और रात को 12 बजे फिर अदालतें भी खोल दी और जिसके नतीजे में बहरहाल वो एग्जीक्यूट हुई जजमेंट। और इसी तरह आप दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ आप अगर देखें तो उन्होंने एक एक चीज, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर ओथ नहीं लेगा तो प्रेसिडेंट आज फुला टाइम तक ओथ ले ले, वो हो गया। 1 मार्च वाले फैसले में थोड़ा सा उन्होंने लिबरल रखा, उन्होंने कहा कि ये मान लेंगे शायद, लेकिन जो उसके बाद इन्होंने कंडक्ट शुरू किया और देखा तो उसके बाद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमिन कर लिया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन 90 डेज में या नियरेस्ट टू 90 डेज में हमने हर हाल में कराने हैं। और इनको पता था कि इन्होंने भागना है, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं। और बड़ी अच्छी बात की, देखें हम इसको अगर पॉजिटिव साइड में ले तो पिछले हफ्ते बल्कि पिछले केस में भी उन्होंने कहा पॉलिटिकल डायलॉग करें। इस केस में भी उन्होंने सबसे पहले पिटिशनर को कहा कि अपने क्लाइंट से मुझे अंडरटेकिंग ला के दो कि आप टेम्परेचर कम करेंगे, इलेक्शन में जाने के लिए आप अपना माहौल ठीक करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, हैविंग डिफरेंस ऑफ योर ओपिनियन, और जितनी भी आपकी पॉलिटिकल बातें हैं वो रखें, लेकिन आप लिख के लाओ। और यही बात उन्होंने दूसरी पार्टी को कही, हुकूमती इत्तेहाद को भी, और अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ये उनसे बात करें। और जो इन्होंने अपना रिएक्शन दिया पीडीएम की जमातों ने, वो टोटल उसके बरक्स था। देखें आज जो बात हो रही है ना, बड़ी मंसूर साहब ने बात की, कमर साहब ने बात की, मैं जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी इसको दे दूं। पॉलिटिकल टच में जाने से पहले मैं सिर्फ लीगल एक बात कर लूं। कल सारा दिन 2 वकला ने बात की, अटॉर्नी जनरल ने और ईसीपी के वकील ने। 3 सवाल कोर्ट ने किए। नंबर वन, क्या इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से डेट दे या चेंज करे? सब ने कहा कि नहीं है, बिल्कुल। नंबर 2, क्या उन्होंने कहा क्या 90 डेज में इलेक्शन होने हैं? सब ने तस्लीम किया ये आइन का तकाजा है, होने ही होने, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात, सिर्फ इस बात में डिस्कशन हुई कि जो रीजंस दिए हैं वजारत खजाना वाली और वजारत दिफा वाली, वो जस्टिफाइड है या नहीं है। वजारत खजाना के जो सेक्रेटरी साहब आए, एडिशनल सेक्रेटरी आए, सेक्रेटरी साहब ने कहा मैं बीमार हूं, वो 3 सफ़े की कोई छोटी मोटी रिपोर्ट लिख के ले आए। 4 सवाल किए जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, बाकी जज साहबान ने, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जो इस तरह का अंदाज था उनका, ये नजर आ रहा था कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं जरा पॉलिटिकल बात कर दूं। कायरा साहब जो कह रहे थे कि हम तो पैसे दे देंगे, हमें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं, कुछ नहीं, असल में पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही है। इसमें असल तकलीफ है पीएमएलएन को पंजाब में, वो वहां से हो गए हैं फारिग अपनी हर रोज एक हरकत से। क्या हरकतें? माशी तबाही से लेकर के ह्यूमन राइट्स वायलेशन तक, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से इलेक्शन से भागते भागते वो इस अंजाम को पहुंच चुके हैं कि वो पब्लिक में जाने का काबिल नहीं हुए। तो अब पीपल्स पार्टी कर रही है एंजॉय, उनको तो 2-4 सीटें 10 सीटें फिर भी मिल जाएंगी। जो असल प्रॉब्लम है वो है पीएमएलएन को। अब उन्होंने उसको, ओके, लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। आदिल साहब, ये जो मौकफ है, अब जारी बात है पीपल्स पार्टी का ये शायद आइडेंटिफिकेशन दुरुस्त है कि उनका स्टेक इतना नहीं है, बट वो हुकूमत का हिस्सा तो है। बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि ये जब तक नहीं बनेगा, फुल कोर्ट नहीं बनेगा, लार्जर बैंड नहीं बनेगा, हालात है। बट ये भी एक इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि वो शायद एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है भाई पीएमएलएन का स्टेक है, हमारा तो पंजाब में इतना है नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे पूरी काबीना रिजेक्ट करती है फैसले को। फैसले के अंदर मसाइल हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसाइल हैं, जजेस इकट्ठे नहीं हैं। इकट्ठे होने का मतलब यह है कि वहाँ फॉल्ट लाइन्स हैं ठीक ठाक किस्म की। अब इशू यहाँ ये है कि जो सेंस मिल रही है ग्राउंड रियलिटी के हवाले से भी, वो तो यही मिल रही है कि भाई कम वोट में इलेक्शन कोई नहीं करवाने या इलेक्शन नहीं हो रहे। बहुत से लोगों से जब आप बात करें तो फिर आउटकम क्या नज़र आ रहा है आपको? इस फैसले का एप्लीकेशन क्या होगी? देखिए मुनीब बेग, तो ये बात तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी भी ये है, और हमारी भी आज भी इस्लामाबाद में जितने भी हुकूमती आला वुज़रा हैं या बाकी लोग हैं उनसे बात हुई, वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले पर कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। और इरफान कादिर साहब तो यहां तक कह गए कि जी कोई करवा के दिखाए इलेक्शंस। तो इलेक्शन तो बिल्कुल हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट यही डिसीजन दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर तारीख दी, फिर वो तारीख बदल गई, लेकिन मामला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। अब इस पूरे मामले में देखिए पार्टीज कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पीडीएम की हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अब इसका हल जो है मुनीब, उस पर बात नहीं हो रही। उसका हल जो है वो अदलिया के फैसले नहीं है, उसका हल यही है कि आप एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करवाएं। लेकिन ये तीनों फरीक जो हैं अपनी अपनी जगह पर, उनका जो कॉन्डक्ट हमारे सामने आया वो इस काबिल नहीं है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग वो करवा सकेंगे। देखिए अगर सिर्फ हम जुडिशरी की बात करें
तो जुडिशरी का जो 9 रुकनी बेंच बना वो सुकड़ते सुकड़ते वो 3 रुकनी बेंच तक आ गया। और फिर जिस किस्म के बेंच फॉर्मेशन पर जो सवालात उठाए गए या जो जजेस के कॉन्डक्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं, बल्कि आज तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन 3 जज साहबान के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस जाना चाहिए। तो पीडीएम भी इस पोजीशन में नहीं है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बात को लेके जाए, जुडिशरी भी इस पोजीशन में नहीं है। देखिए इस वक्त अगर आप सहाफत उठा के देखें, सियासत उठा के देखें, अदलिया उठा के देखें, पोलराइजेशन इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि आप एक घर में एंटर होते हैं तो वो टीवी चैनल देख के आप बता देते हैं कि यार ये घर इस वक्त कहां खड़ा है। यही सिचुएशन अदलिया की भी हो गई है जनाब। जैसे कोई मुकदमा बनता है, बेंच फॉर्मेशन होती है, आप और मुझे पहले से पता चल जाता है कि यार नतीजा क्या निकलेगा, फैसला क्या आना है। तो खुदारा हमें, हाँ एग्जैक्टली, तो इसका आउटकम जो है वो बड़ा सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि ये तीनों जो पार्टीज हैं इनका कॉन्डक्ट हमारे सामने है, वो इस तरह से नहीं है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाए। लेकिन इसका वाहिद हल जो है वो यही है कि आज देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 90 डेज में इलेक्शन आना है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप इत्तेफाक करें, इत्तेफाक ना करें, वो फैसला तो है रोए या हंसे, इस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर आप अमल दरामद नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आपको हम जैसे लोग कहेंगे कि यार ये तो आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख चेंज हो सकती है, अगर तारीख चेंज हो सकती है, वो गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में बैठें और अदलिया को कहें कि ठीक है जी, ये एक सूबे में इलेक्शन नहीं होंगे, तमाम सूबे में होंगे, मई में नहीं होंगे, अगस्त सितंबर में हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इस सब कुछ से कते नजर मुनीब एक चीज हमें एडमिट भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी कि आइन में 90 दिन का इलेक्शन जो है वो करवाना वाजे है। लेकिन आए हम सारे खुद से एक सवाल पूछें कि क्या पंजाब में इलेक्शन होने से आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़े, वो इसलिए बढ़ेगी, वो बढ़ेगी और उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। अगर इसका जवाब नफी में है तो फिर क्यों ऐसी एक्सरसाइज की जा रही है? ये बिल्कुल बात ठीक है। मैं चाहता हूं इसको हम ब्रेक के बाद, हाल साहब ब्रेक मुझे मुख्तसर सा लेना है, वापस आएंगे। और एक जो आर्गुमेंट हुकूमत की जानिब से और जो जमीनी हकायक देखकर कहा जाता है कि जी अगर पंजाब में आप इलेक्शन हो जाए तो जब वफाक में इलेक्शन होंगे और पंजाब के अंदर एक बड़ी भारी अक्सरियत है, वफाक के अंदर जो सीटें हैं उनकी, तो पंजाब में एक सियासी हुकूमत एक वफाक के अंदर इलेक्शन करवा रही होगी, उन इलेक्शंस को और उनके नताइज को कोई मानेगा? अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इस्तदलाल ठीक है, कानूनी लिहाज इसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है कि कैसे इंश्योर के पंजाब के अंदर एक सियासी हुकूमत फेयर इलेक्शन करवा ले और क्या उसका असर या उसकी छाप नहीं होगी उन इलेक्शंस के ऊपर। और जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग हैं वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है कि पंजाब के अंदर एक सियासी हुकूमत हो, जिसकी भी हो, पीटीआई की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, और आगे जाके वफाक के अंदर इंतखाबात हो, मेजर शेयर वफाक की सीटों का पंजाब के अंदर है, तो कैसे फेयरनेस के ऊपर सवाल नहीं आएगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात हो जाए और हुकूमत एट द एंड क्या करने जा रही है उस पर भी बात करेंगे। कुछ खबरें भी हैं, हमारे साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मंसूर अली खान साहब, ये आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है, ठीक है कानूनी हैसियत इसकी नहीं है, लेकिन ये बात फैक्ट तो है कि कौन एक्सेप्ट करेगा कि वफाक के अंदर इंतखाब हो रहा हो, पंजाब के अंदर किसी भी की जमात की भी सियासी हुकूमत हो और वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रही हो, एट द एंड ऑफ द डे तो वही होगा। जबकि आइन के अंदर मौजूद है कि केयर टेकर्स कराते हैं, लेकिन वफाक के इलेक्शन होंगे, सीटें ज़्यादा पंजाब की हैं, फेयरनेस कैसे आएगी? और इस आर्गुमेंट को बेस बनाकर पूरी हुकूमत अपना आर्गुमेंट बिल्ड करती रही है या अपना केस बिल्ड करती रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हुकूमत ने भी कह दिया है, आपको भी बहुत से लोगों से बात होगी, बीइंग जर्नलिस्ट हर किसी ने यही बात की और ग्राउंड रियलिटी यही है। और इरफान कादर साहब ने तो कह दिया कि हो भी नहीं रहे और कोई करवा के भी दिखा दे। नेचुरली आपको पता है कि ये एक इनहेरेंट चीज़ है, ऐसी बात कब की जाती है और किस पैराए में की जाती है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर कोई करवा के दिखा दे या हो जाए इलेक्शन, और अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो फिर कोई कैजुअल्टी बनती हुई नज़र आ रही है आपको? कोई इसकी कैजुअल्टी बनेगा सियासी तौर पर, या बस ठीक है नहीं हुए इलेक्शन जी तो कोई बात नहीं? अच्छा मुनीब साहब, कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम के आगाज में आपके साथ मौजूद थे, काश हम ये सवाल उनसे कर लेते, क्योंकि 1973 के आइन बनाने के लिए जो है क्रेडिट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, तो उनसे हम पूछ लेते
कि जनाब आप लोगों से इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, आप लोगों ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं कि अगर इस तरह का सेटअप हो गया कि एक सूबाई असेंबली जो है वक्त से पहले अगर तहलील हो गई तो फिर क्या होगा। अच्छा चले मैं इसके ऊपर एक दूसरी मैं वैसे आपको वैसे एक अगर अर्ज कर लूं कि जो इस तरह का केयर टेकर सेटअप है कि किस तरह से जैसे अब आता है, ये भी 18वीं तरमीम के बाद सारा हुआ। तो ओरिजिनली तो आपको पता है इंतखाबात कैसे होते थे और केयर टेकर्स भी किस तरह आते थे। वो तो केयर टेकर भी आपको पता है नाम का ही होता था, वो तो फिर बस तरीके से ही आते थे जैसे भी आते थे। इसी से रिलेटेड हम लोग इस सिचुएशन में है ना कि एक ही साल के अंदर जो है वो दो सूबाई असेंबलियां पहले तहलील हो गई हैं और कौमी असेंबली का इलेक्शन जो है बाद में हो रहा है। एक मिनट के लिए मुझे ये बता दीजिए कि आप खुद कानूनदान हैं, अगर आज से 2 साल पहले लेट्स से 2020 के अंदर या 2021 के अंदर अगर पंजाब की असेंबली तहलील हो जाती तो फिर क्या होना था? क्या हम 2 साल बैठ के वेट करते कि जी जनरल इलेक्शन जब होंगे तभी हम बैठ के सूबाई असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे? तब तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ते थे ना। तो इसलिए ये आर्गुमेंट वहीं पे नलिफाई हो जाता है कि जनाब पहले क्यों तहलील कर दी, अब केयर टेकर किस तरह आएगा? तो केयर टेकर ने तो आना ही आना है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सो इसलिए ये बड़ा एक वीक आर्गुमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है कि देखें फिर क्या होगा, फिर वफाक के अंदर हुकूमत किसी और की है। अच्छा चलें एक मिनट के लिए भारत की एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि लॉज के अंदर जो है मुख्तलिफ मुल्कों की भी एग्जांपल दी जाती हैं। भारत के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के जो इलेक्शन होते हैं, क्या वो उनकी वो जो राज्यसभा है दिल्ली के अंदर जो बैठी हुकूमत है, क्या उसके साथ होते हैं? नहीं, उसके साथ नहीं होते। स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं और जो मेन पार्लियामेंट है उसके इलेक्शंस अलग होते हैं। लोकसभा दिल्ली में इलेक्शन, दिल्ली में कौन सी जमात बैठी है और स्टेट में कौन सी जमात बैठी है। सो दिस इज अ वेरी वीक आर्गुमेंट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक वजीर आला की मर्जी है। फिर ये भी कहते हैं कि जनाब परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि मैं नहीं असेंबली तोड़ना चाह रहा था। बिल्कुल उनका ये उनकी राय थी, लेकिन जब उन्होंने सिग्नेचर कर दिए तो उसके बाद उन्होंने अपनी राय वहीं पे खत्म कर दी और उन्होंने कहा जी मैं एहतराम करता हूं। और उसके बाद जिस जमात के अंदर वो चले गए, आज उसी जमात के सदर हैं, वो वही वजीर आला आज उस जमात अच्छा सदर है। आप बुला लें नहीं, बट एक बात मंसूर साहब, ये मैं अब जरा उस पर कि ये जो हमें मुख्तलिफ इशारे मिल रहे हैं कि भाई नथिंग डूइंग, कोई नहीं होना इलेक्शन, तो आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है कि फिर क्या होगा? इलेक्शन नहीं होगा? तो मैंने इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कोई सियासी कैजुअल्टी बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि ऐसे हालात में फिर कोई एक कैजुअल्टी भी आपको नजर आती है ना, कि वो कोई ना कैसे पहले गिलानी साहब एक हुक्म मानने पर ना वो बन गए थे, यहाँ कायरा साहब ने तो कहा नहीं आप इसको इस तरह ना देखें, लेकिन एवेंचुअली तो इट विल लीड टू दैट कि एक वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अगर ये फैसला कर लेती है कि हमने इस हुक्म की तामील नहीं करनी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। जारी बात है मुनीब साहब, द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। अगर तो मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला कर लिया है कि इसी तरीके से अगर उन्होंने मुल्क के वजीर आजम को जो है वो खुद लाइन लगाना है या उनको कुर्बान करना है, एक दफा वैसे शहबाज शरीफ साहब से पहले पूछ लिया जाए कि वो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में भी जारी बात है मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी फैक्शन मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली इसका आखिरी कैजुअलिटी जो होगी, जो फाइनल कैजुअलिटी होगी, दैट विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर, कि अगर वो पैसे नहीं देते या सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते। सो इसमें कोई दो राय नहीं। और माजरत के साथ अब इसके ऊपर जो है पॉलिटिकल स्लोगन रेज किए जाएंगे, पॉलिटिकल कैंपेनिंग की जाएगी, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून इस हद तक जाना चाहेगी, क्योंकि इसके बगैर ना जलसे हो सकेंगे, ना जुलूस निकल सकेंगे, और ना वोटरों के पास जाके कुछ भेजा जा सकेगा। सिर्फ एक कार्ड है और वो है विक्टिम कार्ड, जुडिशरी का विक्टिम कार्ड, जो कि बैठ के मुस्लिम लीग नून जो है वो प्ले करना चाहेगा। शोएब शाहीन साहब, वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट दी, चले वजारत खजाना आई, उसने अपनी रिपोर्ट दी, तस्लीम नहीं हुई। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट दी, सब कुछ हो गया, बताया गया, और वो रिपोर्ट आज दी गई। अदालत ने उसको कंसिडर किया नहीं किया, बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। सेक्रेटरी साहब को भी कोई दुरुस्त ट्रीटमेंट नहीं मिला। बट सवाल ये है कि अगर फिर भी जो हालात हैं, हम बेशक एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हैं, वो सिक्योरिटी या वो सिक्योरिटी प्लान नहीं मुहैया किया जाता, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो फिर तो बाकी लोकल इदारे मतलब पुलिस ही कराएगी इलेक्शन। तो ऐसी सूरत हाल में कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्शंस को या उनकी आउटकम को? और फेयरनेस के ऊपर भी बड़े सवाल आएंगे फिर। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि ये इससे पहले तय हो जाएगा, यानी 10 तारीख को 11 तारीख को वजारत ख़जाना का टेस्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये क्या करते हैं। और अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो ज़ाहिर है अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन तो पाबंद हो गया है, वो जा करके दरख्वास्त दे के खड़ा हो जाएगा, दूसरे दिन कोर्ट ने बुला लेना है। और दूसरा टेस्ट भी पता चल जाएगा 17 तारीख को, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 1 वीक बिफोर या 10 डेज आफ्टर। तो उसके बाद वो आ जाएगा, सीधा वो टेस्ट आ जाएगा कि भाई कौन क्यों नहीं दे रहा। और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अख्तियार है, किसको डायरेक्शन देती है, किसको बुलाती है। देखिए, मैं समझता हूं कि अब मैंने, बल्कि आपको याद दिला होगा, तो मैंने सबसे पहले इधर आमिर मीर के प्रोग्राम में बैठ के मैंने कहा था इलेक्शन होंगे 90 डेज में,
या नियरेस्ट टू 90 डेज में, जब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरी पहली पिटीशन थी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से। देखिए ये आइन का तकाजा है, बाकी सारी चीजें एक तरफ रखें, बाकी प्रिजम्पशन है, बाकी सपोजिशन है, प्रिजम्पशन है, हमारी इधर उधर की बातें हैं। जो कोई हुकूमत अब जितना भी ये सियासी बयानियां बनाए ना, पीएमएलएन का बयाना इस इलेक्शन में तो नहीं चलने वाला, फ्यूचर में क्या होता है ये मुझे नहीं पता। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे कल 2 दिन या पिछले केस में भी मैं थ्रू आउट रहा और इस केस में भी थ्रू आउट रहा और कल तक भी मैं रहा और आज भी, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि हमने आइन के ऊपर अमल दरामद कराना है, खा उसका कोई नतीजा बरामद हो। ठीक हो गया। जिस तरह की इन्होंने मार्शल लॉ की बातें की, आगे पीछे जो कुछ भी हुआ, वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे वो मुतासिर होंगे या उससे पीछे हट जाएंगे, नहीं हमने आइन पे अमल दरामद नहीं कराना, ये होके रहेगा। ठीक है, ये आपको लगता है होके रहेगा। और आपने कहा कि आपने इस बात को रेज भी किया। आदिल शाहजेब साहब, एक आर्गुमेंट ये भी है कि इतनी इंसिस्टेंस क्यों है कि ठीक है आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो जिस तरह से जितना हरिडली और जिस तरह से जो कॉन्डक्ट था ऑनरेबल जज साहिबान का, जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, उसमें तनाज़ात की भी एक भरमार शामिल है। जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 1 मार्च का जो फैसला है उसके हवाले से एक तनाज़ा शामिल है। चीफ जस्टिस साहब ने उसके बारे में कोई डिलिबरेट ज़्यादा नहीं किया। इस पैराग्राफ के अंदर आप पैराग्राफ 9 और 10 को देखिए आज के ऑर्डर के अंदर, तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि नहीं वो बात एरोनियस है, वो समझ की बात है। लेकिन दिलचस्प बात पर यह हो जाती है कि क्या आइन और कानून की समझ सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और इन 2 जज साहिबान को है? बाकी वो जो 4 जज साहिबान थे जिन्होंने कहा कि 4-3 से हमने रिजेक्ट की थी, क्या वो खुदा न खास्ता आइन या कानून की समझ से बिल्कुल दूर है, उनको कुछ पता नहीं है? मेरे लिए तो ये इमेजिन करना भी बड़ा गलत होगा, लेकिन जो तासुर है वो तो यही दिया गया है। लेकिन एक तासुर ये भी मिल रहा है कि ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है सब कुछ, या इतनी जल्दी कराने की क्या ज़रूरत है? जो बहुत से लोग जिनसे हम खलवत में या जलवत में पूछते हैं कि भाई ये आप क्या बातें कर रहे हैं और समझाएं हमें आपका आर्गूमेंट क्या है, वो कहते हैं ये बड़ी जल्दी में हो रहा है क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि यार इस साल 2 जो ओहदे हैं वो लोग अपनी जगह पर नहीं होंगे सितंबर अक्टूबर के बाद। एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का ओहदा है और एक सदर मुमलिकत का ओहदा है, लिहाजा ये बड़ा हरिडली करवाया जा रहा है और किसी को फ़ायदा देने की बात की जा रही है। और वो मियां नवाज शरीफ साहब ने आज कहा भी है कि इमरान खान साहब को वापस लाने के लिए सब हरिडली किया जा रहा है। डू यू थिंक ये आर्गुमेंट किसी जगह सेल करेगा या नहीं? इलेक्शन करवाने हैं, होना है, एंड इट्स बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। देखिए मुनीब, ये आर्ग्यूमेंट अवाम में तो शायद इतना ज़्यादा सेल ना करे। अगर सेल करना होता तो हमें ऑलरेडी उसकी कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आ भी जाती। इस वक्त जो बयानिए की जंग है, सैडली जो इस वक्त गवर्नमेंट का बयानिया है या मीडिया स्ट्रेटजी है या अदरवाइज बयानिया है, वो कोई ज़्यादा चल रहा नहीं है। और उसकी बड़ी वजह जो है वो भी हमारे सामने है कि परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, स्पेशली इकोनॉमी को लेकर। ये जो आपने अदलिया की बात की, देखिए हमें देखना पड़ेगा कि अदलिया के फैसलों से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है। आप एक ब्यूरोक्रेट के केस में एक ऐसे जो इशू का सो मोटो ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट और पुख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। उसके बाद जनाब नोटिस आप ले लेते हैं, चीफ जस्टिस से आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं, उस पर जनाब सो मोटो ले लिया जाता है। फिर जो बेंच की फॉर्मेशन होती है उस बेंच में भी उन 2 जज साहिबान को शामिल कर दिया जाता है जिन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि जनाब आप इस पर सो मोटो नोटिस जो है वो ले लें। तो वो सारे स्टेप्स अगर आप देखें, उसके बाद जितने भी फैसले हुए उस पर एतराजात तो उठते हैं और कुछ बड़े वैलिड एतराजात हैं। कुछ जज साहिबान पर मतलब ऑडियो लीक्स वगैरह आ चुकी हैं, फिर उन पर जिस किस्म के एतराजात लगाए जा चुके हैं जो कि मेरे ख्याल में केसेस अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो पब्लिकली उन जज साहिबान को कुछ को तो पब्लिकली डिफेंड भी कर चुके हैं, और तो अभी तक इल्जामात की तहकीकात नहीं हुई सुन। तो ये एतराजात अपनी जगह पर मौजूद हैं और कुछ फैसलों से बसद एहतराम ये रिफ्लेक्ट होता भी है कि ये जल्दी में सब कुछ जो है शायद वो किया जा रहा है। यानी आज आपने 3 रुकनी बेंच का जो फैसला आया, उसके बाद काजी फायज ईसा का जो फैसला था उस पर 6 रुकनी बेंच बनाकर और उसको रिवर्स कर दिया गया। तो क्या ये किसी और दिन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था? फिर उसके लिए जो बेंच फॉर्मेशन हुई
तो ऑब्वियसली उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। और मैं अपना वही आर्ग्यूमेंट आपके सामने फिर रखूंगा कि बेंच की फॉर्मेशन से जब आपको फैसला रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर सवालात उठेंगे। फिर सिर्फ पीडीएम की गवर्नमेंट सवालात नहीं उठाएगी, हमारे जैसे एनालिस्ट इंडिपेंडेंट जो अपने आप को समझते हैं और कंडक्ट से साबित करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी फिर सवालात उठाएंगे। जहां तक मैं एक मुनीब एक बात दूसरी करना चाहूंगा, देखें इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है उसकी एक बड़ी वजह है, और वो बड़ी वजह जानने के लिए हमें 2016 में वापस जाना पड़ता है, जब नवाज शरीफ को जिस तरीके से मैनेज करके अदलिया के जरिए निकाला गया, जो कि अब ओपन सीक्रेट है। उसके बाद 2018 में आरटीएस फेल किया गया इमरान खान साहब को लाने के लिए, फिर इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं करते और जो लोग उनको लेके आए थे उनको गालियां पड़ी, तो उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। हिंस वी आर इन अ मेस। असल वजह उसकी ये है। तो असल जो हमारा मसला है वो इंतखाबात की शफाफियत है। आप अगर एक सूबे में इलेक्शन कराते हैं, इंडिया की मिसाल ठीक है, लेकिन इंडिया में हमें देखना पड़ेगा कि आखिरी दफा आरटीएस कब फेल हुआ था। इंडिया को सबसे बड़ी तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इट्स माइटिएस्ट ऑफ ऑल, वो वहां का इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर रूल करता है। एग्जैक्टली देखें यहां पर अगर आप पंजाब में इलेक्शन करा लें और इमरान खान साहब अगर नहीं हारते, मतलब नहीं जीतते, तो वो सीधा सीधा कहेंगे कि वजीर आला साहब जो थे मोहसिन साहब वो वैसे ही पीडीएम के, वो तो उन्हें टाउट कहते हैं, तो ये देखें हम इस वजह से इलेक्शन हार गए, तो वो फिर रोडों पर होंगे। इसके अलावा अगर पीएमएलएन देखें, एक फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए, 1988 के बाद पीएमएलएन जो है वो पंजाब को नहीं हारी है। 18 में डिस्पाइट ऑल द रिगिंग्स, आरटीएस फेल करने के बाद, तो इस वक्त उनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए जो उनका पॉलिटिकल क्लाउट एक नवाज शरीफ का अपना है। ऑल्दो उन्हें अब वापस आ जाना चाहिए, वो भी उधर वहां पे बैठ के अगर अपनी सियासत मजीद जारी करेंगे तो वो डैमेज कर रहे हैं पीएमएलएन को भी और अपनी सियासत को भी। तो वो जब वापस आते हैं तो पंजाब में भी हमें मामलात चेंज होते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप एक सूबे में इलेक्शन कराएंगे तो पहले इमरान खान साहब से गारंटी ले लें कि वो रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे पंजाब में जो भी रिजल्ट आए, और ये नहीं कहेंगे कि जी देखें ना ये निगरान सेटअप आ गया, तो ये इस तरह का आदिल साहब ग्राउंड रियलिटी से है टुवर्ड्स द एंड। मंसूर अली खान साहब, हम फोर्स ही क्या कर रहे हैं? मैं इस बात को इसलिए दोबारा यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं कि अदालत का फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, कोई डिबेट नहीं है उस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी अपनी जगह मौजूद है, अदालती फैसला भी अपनी जगह मौजूद है, रिगार्डलेस कि वो कितना कंट्रोवर्शियल फैसला है और किस भद्दे तरीके से उस तक पहुंचा गया है। फिर सवाल ये है कि हम इस मुल्क के अंदर ग्राउंड रियलिटीज से भी रोज़ डील करते हैं और उनको देखते हैं, असेस करते हैं बीइंग जर्नलिस्ट। व्हाट डू यू असेस कि पीएमएलएन की सबसे बड़ी रिलायंस इस वक्त किसके ऊपर है? अपने उस विक्टिम कार्ड के ऊपर जो कि वो शायद तश्कील देंगे आने वाले दिनों के ऊपर, या कुछ और मामलात के ऊपर और कुछ और चीज़ों के ऊपर? मुनीब भाई, मेरा और आपका ताल्लुक ना लाहौर से है और आदिल शाहजेब साहब का ताल्लुक जो है ना वो केपी से है। आदिल भाई के साथ ना मैं एक डील यहाँ पे ऑन एयर करना चाहता हूँ कि मैंने इनके इलाके से आके ना चपली कबाब खाने हैं, और मैं और आप इनको यहाँ पे लाहौर बुलाते हैं और इनको ना कढ़ाई खिलाने के लिए लेके चलेंगे। पक्की कढ़ाई यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है, वो खिलाने के लिए लेके चलेंगे बिल्कुल। और इलाके से जाके ना वहीं पे खड़े खड़े जो 100 बंदा वहां से गुजरेगा ना कढ़ाई खाते हुए, आमने से सड़क के सामने से जो गुजरेगा, एंड व्हेन वी गोइंग टू आस्क देम कि जी आपने अगला वोट किसको देना है, तो उससे काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हवा किसकी चल रही है। देखिए हकीकत ये है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मैंने जो जाके थोड़े से रोड शोज किए हैं, जाके लोगों से मैंने बात की है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो मैं इसमें 200% कन्विंस्ड हूं कि ये जो भी मूव इस वक्त हो रही है, दैट हैज मोर टू डू के इलेक्शन हम किसी तरह डिले करते हैं और हमारा डैमेज कंट्रोल जो है वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आज इलेक्शन मुनक्किद होते हैं, ये मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ ऑन एयर, आज अगर पंजाब में नवाज शरीफ साहब हो या ना हो, मैं दोनों सूरतों में कह रहा हूँ, आज अगर इलेक्शन मुनक्किद होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के मतलब फटे फाड़ दिए जाएंगे, ये हाल होगा पंजाब के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है। जबरदस्त। लेकिन तो इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल में मेरी जो राय है, आप मेरे ख्याल में अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इमरान खान साहब पे बहुत क्रिटिसाइज किया है। नहीं, इसका ताल्लुक क्रिटिसिज्म से नहीं है, इसका ताल्लुक तो फैक्ट से है ना। फैक्ट्स तो आप अच्छी बात है, फैक्ट्स तो कोई तब्दील नहीं करता। गलतियां कर रहे हैं वो, आज भी गलतियां कर रहे हैं, वो कल भी करेंगे। कुछ गलतियां उनकी पर्सनालिटी के अंदर है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बट इस वक्त अवाम की जो पल्स है
that is in favor of PTI and there is no denying. बिल्कुल ठीक है। और ये जितना इलेक्शन से हम दूर जाएंगे, मैं मुनीफ थोड़ा सा एक हल्का सा कमेंट करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, और वो ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त पीटीआई पॉपुलर नहीं है या मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैं ये कह रहा हूं कि 1988 ऑनवर्ड्स अगर आप तारीख पंजाब की उठा के देखें तो उसमें ये है कि डिस्पाइट द, देखिए 2008 में बीबी की शहादत के बाद लग रहा है पूरा पार्टी स्वीप कर जाएगी। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे और बहुत से फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट होंगे और इलेक्शन डे पे फिर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है क्या उसके साथ होता है। मैं शुएब शाहीन साहब का, मंसूर और आदिल शाहजेब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। कायरा साहब भी हमारे साथ थे। कायरा साहब की बात दिलचस्प थी कि अभी तो डिबेट होगी, डिबेट होगी या नहीं ये तो खैर देखना वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।